आज बीए पार्ट तृतीय के लिए छायावाद काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत 9वां व्याख्यान। इसके अंतर्गत हमने पिछले क्लास में शिल्प की विशेषताओं के बारे में बात की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज बिंब और लाक्षणिकता पर चर्चा की जाएगी। छायावादी कविता का काल 1918 से 1936 के बीच रहा है और यह काल द्विवेदी युग के अनुशासन सादगी से हटकर था। चूँकि छायावादी कवि भावावेग और भावाव्यक्ति के लिए बिंबों की तलाश करता है और सौंदर्य की उन्मत्त भावना उसकी विस्तृत होती है, सूक्ष्म होती है, जिसमें कल्पनाशीलता का तत्व होता है, जिसमें स्वप्नशीलता होती है और जिसकी चेतना स्वाधीन होती है। ऐसी स्थिति में छायावादी कवियों को नए बिंबों की तलाश करनी पड़ी और जो पारंपरिक बिंब थे उनसे हटकर वो नए बिंबों का सृजन करती है। और इसीलिए छायावादी कविता का जो रूप विन्यास है वो उसके आंतरिक सौंदर्य के परिणाम से बनता है। यानी चूँकि कवि की अनुभूति नए रूप में प्रकट होना चाहती है, इसीलिए वो नए रूप विन्यास की मांग करती है और इसीलिए वो आत्मा व्यक्ति के लिए नए बिंबों को तलाश करता है। बिंब इंद्रिय संवेद होती है, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, स्पर्श की हैं, घ्राण यानी सूंघने की है, ध्वनि के लिए कर्णेंद्रियां हैं, आँख दृश्य के लिए है। इन सब ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो अनुभव किया जाता है, जो रूप विधान सृजित किया जाता है, वही बिंब होती है। तो इसलिए इंद्रिय संबंध, और इसीलिए वो दृश्य बिंब कहलाते हैं, जो आँखों से दिखाई देते हैं। जो ध्वनि के माध्यम से होते हैं वो ध्वनि बिंब होते हैं, जो कान के से सुनाई पड़ते हैं। इसके द्वारा जो त्वचा के स्पर्श से प्राप्त होते हैं वो स्पर्श बिंब होते हैं, और जो सूंघने से या नाक के माध्यम से जो होते हैं वो घ्राण बिंब के रूप में सृजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार छायावादी कविता में यदि देखा जाए तो कवियों ने दृश्य बिंब, ध्वनि बिंब, स्पर्श बिंब और घ्राण बिंब का प्रयोग किया है। और ये इन बिंबों की विशेषता रही है कि इन बिंबों में प्रभाव पर बल दिया गया है, प्रभाव साम्य पर बल दिया गया है, रूप पर बल नहीं दिया गया। यानी किसी के आकार दो चीज़ों के मिलने से उसे बिंबगत सामंजस्य नहीं स्थापित किया गया, बल्कि प्रभावगत सामंजस्य स्थापित किया। यानी दो वस्तुओं के प्रभाव में जब एक रूपता होती है तो उसे बिंब के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम अभी कविता के उदाहरण के द्वारा देखेंगे। बिंब छायावादी कविता के विराट भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, स्थिर भी हैं और गतिशील भी हैं। इनमें भाव प्रवणता अधिक होती है। क्योंकि छायावादी कवि भावुक होता है और अपनी प्रणय भावना को या भावुकतापूर्ण स्थिति का चित्रण करता है, इसलिए बिंबों में एक संश्लिष्टता दिखाई देती है। यानी अनेक बिंब एक साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कवियों के उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे जयशंकर प्रसाद की जो कविता है कामायनी काव्य ग्रंथ, उस कामायनी में जो श्रद्धा का चित्रण है यदि हम देखें तो कई बिंबों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण में जब कवि कहता है घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, तो यहाँ पर पूरे के पूरे रूप को चित्रण करने के लिए श्रद्धा का एक नए बिंब की बात की जा रही है। फिर उसी तरह यदि महादेवी वर्मा में यदि हम देखें तो मैं नीर भरी दुख की बदली के बिंब को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उसी तरह निराला बादल राग जब कविता लिखते हैं तो उसमें बादल का मानवीकरण करते हैं, जिसमें बादल हंसता है, जिसमें बादल को पागल बादल भी कहते हैं। तो ये भी एक नए बिंब के रूप में सृष्टि होती है। उसी तरह पंत की कविता परिवर्तन में भी अनेक बिंब देखने को मिलते हैं। जब वो कहते हैं अहे वासुकी सहस्त्र फन, तो वासुकी नाग के रूप में परिवर्तन की कल्पना करना या उसे बिंब के रूप में प्रकट करना कि वो जिसके सहस्त्र फन वाले नाग वासुकी नाग के रूप में परिवर्तन को व्याख्यायित करना चाहते हैं। इस तरह से निराला की अन्य कविताएं जो हैं, जैसे कि राम की शक्ति पूजा में यदि हम देखें तो विराट बिंबों का प्रचलन मिलता है, जिसमें वो कहते हैं है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, जिसमें अमावस की रात है और उसमें अंधकार को उगला जा रहा है, यानी अंधकार और भयानक होते जा रहा है।
तो इस तरह से विराट बिंबों की परिकल्पना भी छायावाद की एक विशेषता होती है, जो विशिष्ट तौर पर निराला में या फिर पंत में कई रूपों में दिखाई देती है। कामायनी में जैसा कि हमने अब चर्चा की उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में जो बिंब हैं वह विराट और सूक्ष्म होकर भी एक नएपन के साथ प्रस्तुत होते हैं। छायावाद की एक और विशेषता है जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह है लाक्षणिकता। छायावादी कवि जो है वो स्वाधीन चेतना की पक्षधर है, स्वाधीन चेतना का पक्षधर है, और वो अपनी व्यक्ति को प्रकट करने के लिए स्वाधीनता की मांग करता है। वो अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतीक को ढूंढता है या भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग करता है। वो सूक्ष्म इंद्रिय बोध को भी प्रकट करता है, कभी वो विराट प्रतीक को प्रकट करता है, और इन सारी चीज़ों की चर्चा विशेष रूप से पंत पल्लव की भूमिका में करते हैं, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो पल्लव की भूमिका में पंत ने स्पष्ट रूप से इस बात पे जोर दिए कि जो छायावादी कविता है वह किस तरह की भाषा, किस तरह की भाव और किस तरह की लाक्षणिकता और किस तरह के शिल्प को अपने में स्वीकार करना चाहती है। छायावाद कवि का मुख्य रूप इस पर होता था कि वो भाव के अनुरूप कविता को करे। वो जितने भी अपनी कल्पना की उड़ान रखता था या अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को प्रकट करना चाहता था या वैयक्तिक भावों को अभिव्यक्त करना चाहता था, उन सब के लिए वो नए नए भाषिक संरचना या रूप विन्यास की बात करता था। और यही कारण है कि द्विवेदी युग के प्रतीकों से इतर प्रतीक छायावादी कविता में मिलता है, या द्विवेदी युग जो भाषा संरचना थी उससे इतर भाषिक संरचना छायावाद में मिलती है, क्योंकि वो सूक्ष्म अनुभूति पर बल देता है। छायावादी कवि सूक्ष्म अनुभव या अपनी कल्पना शक्ति से प्राप्त अनुभव या अपने वैयक्तिक अनुभव को प्रकट करने के लिए नया रूप विधान को प्रश्रय देता है। और इसी कारण है कि महादेवी पर की कविताएं जो हैं उसमें जो दीपक है वो एक प्रतीक के रूप में है, आत्मपीड़ा का, पर सुख का है। बादल प्रकृति का भी प्रतीक है, जागरण का भी है। और प्रसाद की जब कामायनी का चित्रण करते हैं तो भी वो स्पष्ट करते हैं कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा के भी चित्रण करने में वो एक विराटता को प्रकट करते हैं। श्रद्धा वहाँ पर एक सिर्फ स्त्री मात्र नहीं रह पाती, एक भाव रूप में नहीं आती, बल्कि उसकी विराट चेतना के रूप में आती है। जो उसको और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, उसके सौंदर्य को प्रकट करने के लिए कहते हैं कि एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, कि वो एक लघु ज्वालामुखी की तरह है, उसका सौंदर्य प्रस्फुटित होने वाला है। और किस में? जिसमें रजनी के बीच यानी अंधकार के बीच, यानी उसका जो सौंदर्य है वह एक विराट सौंदर्य में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है और आकर्षक बनता है। उसी तरह निराला जब प्रतीकों की बात करते हैं तो शेरों की मान में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। फिर वो कहते हैं बीन भी हूँ मैं, रागनी भी हूँ, जब महादेवी कहती हैं। पंत नौका विहार में कहते हैं, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। एक लहर की छोटी छोटी उठान को उसे साड़ी की सिकुड़न से तुलना करना, जिसमें चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है, ये इस तरह की भाव को प्रकट करना, ये छायावादी कवियों में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार छायावादी कवि अभिधा को महत्व न देकर ज़्यादातर लाक्षणिक वैचित्र या लाक्षणिकता को अपनी कविता में स्थान देता है। इसका कारण ये है कि उस समय छायावादी कवि के लिए वर्तमान जो था वो संतुष्टकर नहीं था, संतुष्टिदायक नहीं था। इसलिए कवि एक नए लोक या एक बेहतर दुनिया की बात करना चाहता है, और इसीलिए वो एक कई बार रहस्य की ओर जाता है या फिर एक ऐसे लोक की बात करता है जो लोक से बेहतर हो, लोकोत्तर हो। वो पारलौकिकता की बात नहीं करता, बल्कि लोक में श्रेष्ठता की बात करता है। और इसके कारण उसकी जो संरचना है, जो अभिव्यंजना है, कविता प्रस्तुत करने का जो तरीका है, वो अन्य धाराओं की कविता से हटकर हो जाती है। तो इस प्रकार सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता जो थी
वह बहिर्मुखी कविता थी, अतः स्थूलता और वर्णनात्मकता को महत्व देती है। लेकिन छायावादी कविता जो है वह जीवन के सूक्ष्म चित्रण पर बल देती है, इसीलिए चित्रात्मक है, सांकेतिक है और अर्थ गांभीर्य को प्रश्रय देती है। यानी सूक्ष्मता है इसलिए चित्रात्मकता है, सांकेतिकता है और अर्थ गंभीरता है। अर्थ गंभीरता उसे बौद्धिक बना देती है, रहस्यात्मक बना देती है। सांकेतिकता भी उसे कई जगह रहस्यात्मक बना देती है। वो मनोजगत को गहराई से प्रकट करना चाहता है। वह कल्पना शक्ति की उड़ान भरने वाली कविता है। वो व्यक्तिनिष्ठ कविता भी है। वह अनुभूति को महत्वपूर्ण बनाती है। वह अंतर्मुखी कविता है। वह अनुभूति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है और उसकी स्वाधीन चेतना जागरण, प्रकृति और प्रणय में भी दिखाई देती है। यानी स्वाधीनता केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, बल्कि वह जागरण की भावना भी है। वह शक्ति का प्रतीक भी है और वह प्रकृति की ओर जाता है क्योंकि प्रकृति की स्वतंत्रता उसे आकर्षित करती है। वह प्रणय को भी उन्मुक्त मानना चाहता है। इस प्रकार छायावादी कविता में इन सब भावगत विशेषताओं के साथ साथ शिल्पगत विशेषताएं भी समाहित है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है कि छायावादी कविता का जो दौर था वो 1918 से 36 का दौर था, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर थी और उसमें नरम और गरम दल की दोनों धाराएं एक साथ चल रही थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना कि अंग्रेज़ों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो चुका था। यानी अंग्रेज बेरहमी से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल रहे थे। इसलिए जनमानस में एक असंतोष भी था, डर भी था, निराशा भी था और भय भी था। और यही कारण है कि छायावादी कविता भी उस डर, भय, निराशा और असंतुष्टि के वातावरण में जो अपनी कविता प्रकट करता है उसमें कहीं ना कहीं रहस्यात्मकता का आवरण होता है, लाक्षणिकता का पुट होता है। लेकिन जो कुछ वो प्रकट करता है उसमें समकालीनता का दबाव निश्चित तौर पर दिखाई देना चाहिए और इसी रूप में हमें देखना चाहिए। तो हम समग्र रूप से कह सकते हैं कि छायावादी कविता की मुख्य विशेषता उसके अंदर की स्वाधीन चेतना है और स्वाधीन चेतना उसे कल्पना की उन्मुक्त उड़ान देती है, भाव की उन्मुक्त उड़ान देती है, वो स्त्री के प्रति नए दृष्टिकोण देती है और इसके साथ साथ इन सब भावगत होने के कारण एक नए रूप विन्यास को गढ़ती है, जिसमें भाषा खड़ी बोली होते हुए भी द्विवेदी युग से हटकर है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों के अनुदित रूप भी स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें विराट बिंब और विराट प्रतीक भी हैं, सांकेतिकता भी है और चित्रात्मकता भी। इस रूप में हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता एक महत्वपूर्ण कविता है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि इसमें नयापन है, बल्कि इसका कारण इससे भी होता है कि उस समय की कालजयी रचना कामायनी आज भी विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में है। जो कविताएं छायावादी कवियों ने इस हिंदी साहित्य को दी है वे आज भी प्रासंगिक हैं और अपने आप में हिंदी साहित्य को गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुंचाते हैं। इस रूप में छायावादी कविता का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है और इतिहास में इसे स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जा सकता है। यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी कविता की धारा को हम स्वर्ण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रचित कविताएं हैं, चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, चाहे वो कामायनी हो, चाहे परिवर्तन हो या फिर महादेवी की यामा, इन सब की आज भी हमारे लिए बेहद लोकप्रिय हैं और प्रासंगिक कविताएं हैं। इस प्रकार छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं संक्षेप में समझी जा सकती हैं। अगली कक्षाओं में हम छायावाद के बाद प्रगतिवाद के संदर्भ में बात करेंगे।